अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ रजिस्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक्स कुछ देखी थी और लास्ट में जो चीज़ मैंने आपको बताई थी दैट वाज एसी सर्किट्स। और इसमें एसी सर्किट्स में मैंने आपको 3 कैटेगरीज में बताया था कि अब हमने एसी को अल्टरनेटिंग करंट का रिस्पांस देखना है रजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में। तो हमारे अब 3 टॉपिक इंशाल्लाह कंटिन्यूशन में चलेंगे। सबसे पहले हम एसी का रिस्पांस देखेंगे कि रजिस्टर अल्टरनेटिंग करंट में किस तरह बिहेव करता है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर हमने कैपेसिटर में देखना है और उसके बाद इंडक्टर में देखना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को देखना है, सबसे पहली चीज़ जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जब एसी रजिस्टर में से फ़्लो करता है तो ये किस तरह बिहेव करेगा। उसके बाद करंट और वोल्टेज इन फेज़ होंगे या आउट ऑफ फेज़ होंगे तो फेज़ डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। उसके बाद ग्राफिकल इनको अगर हमने डिनोट करना हो, वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म्स उनको हमने ड्रा करना है। उसके बाद फेज़र डायग्राम हमने जो है इसमें वो बनानी होगी और लास्ट में हमने जो, बल्कि ये सेकंड लास्ट है हमारे पास, ऑपोजिशन रजिस्टर जो अल्टरनेटिंग करंट को ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है वो कौन सी ऑपोजिशन है, वो रियल ऑपोजिशन है या इमेजिनरी ऑपोजिशन है, और फिर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और लास्ट में पावर डिसिपेशन या पावर कंजप्शन। अच्छा बेसिक ना, वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ें, एसी थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर, तो तीनों में ये हमारे 3 काम होंगे कि हमने फेज़ डिफरेंस देखना होगा, ग्राफिकल डायग्राम बनानी होगी और फेज़र डायग्राम बनानी होगी। ये 3 हमारे काम होंगे बेसिक। उसके बाद हमने ऑपोजिशन के लिए काम करना होगा कि ऑपोजिशन ये प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरह ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है और ये ऑपोजिशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और फिर पावर जो डिसिपेशन है उसको हमने देखना होगा कि पावर जो कंज्यूम कर रहा है ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है और किस तरह ये पावर कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखें। अब देखें, इससे पहले डीसी को जब रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो रिस्पांस हमने देखा था। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है जी, एसी का सोर्स हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक स्विच है। तो अब एसी हमें पता है ये बाई डायरेक्शनल है, ये अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स करता है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो अब होगा क्या, रजिस्टर ने जस्ट लाइक इन डीसी इसने ऑपोजिशन ही प्रोवाइड करनी है। अब जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करता जाएगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम पे आ जाएगा करंट भी मैक्सिमम पे आ जाएगा, और जब वोल्टेज डिक्रीज़ होना शुरू होगा करंट भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, और इसी तरह जब वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी तो इसी का मतलब होगा कि करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो करंट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब रजिस्टर ने ऑपोजिशन वही देनी है जो कि डीसी में उसने ऑपोजिशन देनी थी, और डीसी में ऑपोजिशन क्या थी, वो एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की नेबरिंग एटम्स के साथ क्रिस्टल लेटेस के साथ जो कोलिजन थी वही यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वही ऑपोजिशन आएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा जी, वोल्टेज का अगर हमने बताना हो तो वोल्टेज हमारे पास एट एनी इंस्टेंट विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम का ये हमारे पास जो है ये फंक्शन है। अगर ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख लें 2 पाई एफ टी टाइम का फंक्शन है। वी नॉट यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है, और वी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम। और करंट की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट ये हमने पी करंट या मैक्सिमम करंट की फॉर्म में राइट कर दिया है, और ये हम इससे पहले भी अंडरस्टैंड जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं। असल में आपने रजिस्टर को कैपेसिटर और इंडक्टर से इस तरह आपने इसका डिफरेंस करना है कि ये कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा। मतलब आगे जब देखेंगे डिटेल में उन दोनों को तो आप उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स जो ब्रांचेस हम देख चुके हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में,
इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो उनकी ऑपोजिशन उस फॉर्म में आएगी। रेजिस्टर उस तरह से कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें वोल्टेज और करंट एग्जैक्टली सेम ही चल रहे होते हैं। जिस तरह वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरह करंट इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है उधर ही करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फेज़ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फेज़ डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियसली राइज और फॉल करते हैं, तो ये दोनों इन फेज़ हैं। और दूसरे अल्फाज में इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में फेज़ डिफरेंस ज़ीरो होता है। कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो वहाँ करंट ज़ीरो, जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ करंट मैक्सिमम, जहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव पीक देगा वहाँ करंट भी नेगेटिव पीक देगा। एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज और करंट एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली असल में क्या चीज़ है, ओहम्स लॉ को अगर हम देखें तो करंट जो है वो वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, ग्राफिकल अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना वोल्टेज और करंट को, तो ये हमारे पास सामने वेव फॉर्म आ रही है। ये एक हमारे पास वेव फॉर्म वोल्टेज की है, ये ब्लू कलर वाली, और दूसरी जो वेव फॉर्म है हमारे पास रेड कलर में है, ये करंट की वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दिस बोथ आर इन फेज़। ये इन फेज़ हैं, इनमें फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है। किसी भी पॉइंट पे इनका अगर हम देखें तो दोनों का फेज़ एक जैसा फेज़ है हमारे पास। एट एनी इंस्टेंट इनका जो फेज़ है वो सेम है। फेज़र डायग्राम जब हम इसकी देखते हैं तो फेज़र डायग्राम हमें, अच्छा फेज़र को ड्रा करना और फेज़र क्या चीज़ थी ये चीज़ हमें पता थी। वेक्टर फॉर्म में जब वोल्टेज और करंट को ड्रा करेंगे तो अब सिंस इनमें फेज़ डिफरेंस है ही नहीं, तो जब फेज़ डिफरेंस है ही नहीं तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स ही ड्रा किए जाएंगे, तो ये हमारे पास फेज़ डिफरेंस आ रहा है। अब जब इन दोनों वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाएगा विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों ये लाइनें इसी तरह ही रहेंगी, क्योंकि फेज़ डिफरेंस है ही नहीं। तो ये एग्जैक्टली इसी तरह पैरेलल लाइंस एक के पीछे दूसरी आ रही, मतलब वोल्टेज को करंट जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसकी फेज़र डायग्राम। अच्छा जी, ऑपोजिशन की बात करें, जो ऑपोजिशन रजिस्टर ने एसी करंट को प्रोवाइड करनी है तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है R इक्वल्स टू VRMS डिवाइड बाय IRMS। हमें वोल्टेज जो है वो उसकी RMS अगर जो वैल्यू उसका पता हो और करंट की RMS वैल्यू को पता हो, तो इन दोनों को डिवाइड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा देखें, ये रेजिस्टेंस ये ओहम्स लॉ को ही हमने चेंज किया है। तो ये आपने R के लिए फार्मूला पहले भी पढ़ा था, R इक्वल्स टू V/I। यहाँ पे चेंज RMS वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि मैंने ये बात इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि AC में अल्टरनेटिंग करंट में हम RMS वैल्यूज़ को ही डील करते हैं। और ये एक्चुअल ऑपोजिशन है, ये इमेजिनरी ऑपोजिशन नहीं है। इमेजिनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये जब खैर इंडक्टर और कैपेसिटर में आएंगे तो उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी तक के लिए ये चीज़ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि रजिस्टर ने जो ऑपोजिशन देनी है प्रोवाइड करनी है, दिस इज़ द एक्चुअल ऑपोजिशन। ये वो ऑपोजिशन होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन्स जब उनकी होनी है तो वो हमारे पास आनी है, और यहाँ पे एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो हीट की फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, या हमारे पास अदर फॉर्म्स में जो एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स जो सोर्स ऑफ करंट से एनर्जी लेके आएंगे वही एनर्जी वो जाके अंदर डिसिपेट भी करेंगे। तो ये एक्चुअल ऑपोजिशन है, और ये ऑपोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। अब ये भी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो है हमारे पास करंट है तो इसकी लाजमी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी चेंज भी की जा सकती है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन जो R की वैल्यू है जो कि हमारे पास ओहम में आंसर आएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। तो ये शायद बात आप नए अंदाज से इसको सोच रहे होंगे, या शायद अभी अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आपके लिए जो है इसके लिए ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन जब आप कैपेसिटर और इंडक्टर की ऑपोजिशन को देखेंगे तो आप उस वक्त इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उनकी जो ऑपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कैपेसिटर और इंडक्टर की ऑपोजिशन चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट की बात आपको याद रहे कि रेजिस्टेंस की जो ऑपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो उससे इंडिपेंडेंट है।
पावर डिसिपेशन की बात करें तो पावर हमने ये बात की कि ये एनर्जी एक्चुअली कंज्यूम करता है और ये रियल ऑपोजिशन है, एक्चुअल ऑपोजिशन है। तो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट पे जो हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, या आपने पहले भी जो है वो देखे हुए हैं। वी आई इक्वल्स टू आई स्केयर आर इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर, और यहाँ पे वी और आई की वैल्यू हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है ना हमने यूज़ की हैं, तो पावर भी इंस्टेंटेनियस है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको एवरेज पावर फाइंड करनी होगी, तो एवरेज पावर के लिए ये बात आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि उसमें आपको आरएमएस वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए फार्मूला हमारे पास जो वी आई फार्मूला है, ये असल में हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तब आपके पास एवरेज पावर आएगी। और इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज़ करेंगे। और ये बात याद रहे कि ये तमाम रिलेशन उस वक्त ही वैलिड है जब वोल्टेज और करंट इन फेज हैं, जिसका ये मतलब है ये पावर के फार्मूलाज हम प्योर रेजिस्टिव हमारा सर्किट है, हमारा जो एसी सर्किट है उसमें कोई इंडक्टिव लोड या कोई कैपेसिटिव लोड शामिल नहीं है, तब ये फार्मूला वैलिड है और इसको इसी तरह यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है, तो उसमें ये फार्मूला ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें हमने जो है वो फेज़ डिफरेंस अंडरस्टूड बात है वो आएगा, वो फेज़ को भी हमने साथ शामिल करना होगा। तो उम्मीद है कि ये आपने ओवरऑल लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपने देखी हैं और कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं। फेज़र डायग्राम यहाँ पे आई है, ग्राफिकल डायग्राम यहाँ पे आई है, पावर कंजम्पशन की बात आई है, अपोजिशन की बात आई है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।